AKCPG कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। टॉपिक हमारा फंक्शन वाला चल रहा था। लास्ट टाइम हमने पाइथन प्रोग्रामिंग में पाइथन का यूज करके आप किस तरीके से फंक्शन क्रिएट कर सकते हो हमने देखा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे कि और किस किस तरीके से हम फंक्शन का यूज पाइथन में कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि पाइथन के थ्रू फंक्शन क्रिएट करने के लिए पाइथन के थ्रू अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है तो आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और फिर स्पेस देकर के आप फंक्शन का नेम लिखोगे और फिर कॉलन यूज करोगे, है ना। कॉलन यूज करोगे और फंक्शन के लास्ट में आप क्या लगाओगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करोगे जो आपके फंक्शन के एंडिंग को बताएगा। रिटर्न स्टेटमेंट हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हमने लास्ट टाइम में क्या देखा था। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि हम कैसे फंक्शन को पाइथन लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप डेफ कीवर्ड का यूज करोगे। डेफ उसके बाद स्पेस का नेम, फंक्शन का नेम लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर फंक्शन नेम लिया फन और इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा दिया और आपने यहाँ पर कॉलन लगा दिया, ठीक है। अब आप जो भी स्टेटमेंट लोगे वो इस फंक्शन, इस ब्लॉक के अंदर होंगे, इस फंक्शन के अंदर होंगे। मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और मैसेज दे दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सपोज करो कि मैं फंक्शन में सिर्फ इतना ही लॉजिक लिखना चाह रहा हूं तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का हमने यूज कर लिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव मैंने यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया, जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया फंक्शन। ये फंक्शन डॉट py से ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। रन मॉड्यूल F5। ये आपका जो फंक्शन वाला जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। आपने जो फंक्शन डॉट py नाम की जो फाइल बनाई है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आपको इस फंक्शन को कॉल करना है तो ये आपकी सेल प्रॉम्प्ट ओपन हो गई। अगर आप यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो फंक्शन का नेम दोगे। फंक्शन का नेम क्या है, फन। एंटर करोगे, एंटर करते ही आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है हेलो वर्ल्ड, बिकॉज फंक्शन फन नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है जो कि मैसेज प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही आप फन फंक्शन को कॉल करोगे तो ये आपको आउटपुट के तौर पर हेलो वर्ल्ड मैसेज दे देगा। मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि ये आपके फंक्शन की बॉडी है, ये आपके फंक्शन है। अगर आप फंक्शन को कॉल करना चाहो तो आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट फन का नेम दे दोगे, फंक्शन का नेम दे दिया फन, कंट्रोल एस। आपने प्रोग्राम को रन करवाया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी फाइल एग्जीक्यूट हुई, फंक्शन डॉट py फाइल एग्जीक्यूट हुई और आपको देखो डायरेक्ट मैसेज मिला हेलो वर्ल्ड। क्यों मिला, क्योंकि देखो आपका प्रोग्राम, जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करवाओगे आपका प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये देखिएगा फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होते ही ये फंक्शन डेफिनेशन पर आएगा, डेफिनेशन पर आते ही ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करेगा। रिटर्न मतलब यहाँ पर आपका प्रोग्राम फंक्शन जो फिनिश हो गया। तो इस तरीके से आपको हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो रिटर्न स्टेटमेंट आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है हम विद पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। आप रिटर्न स्टेटमेंट को
पैरामीटर के साथ भी यूज कर सकते हो। आपने विदाउट पैरामीटर देखा है, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, पैरामीटर के साथ भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो पैरामीटर के साथ अगर मान लो यूज करना पड़ जाए, हम किस तरीके से मान लो इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज हमें देखनी है कि सपोज करो कि आपने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया, ये फन, और इसमें आपने जैसे सपोज करो 2 नंबर को ऐड करने का अगर फंक्शन बना रहे हो, तो मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर दे दिए, एक तो n1 और एक n2। यहाँ पर मैंने 2 पैरामीटर दिए हैं, एक तो n1 और एक n2। इसका मतलब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो आपको 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पैरामीटर देना चाहते हो। तो अब मान लो आपने यहाँ पर फन नाम का एक फंक्शन दिया है जिसमें 2 पैरामीटर दिए n1 एंड n2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक काम करोगे, ये आपने जब 2 पैरामीटर्स इसके पास आएंगे n1 एंड n2 के अंदर, n1 एंड n2 के अंदर गेट बंद करना है ना, गेट बंद करो। जब आपके पास 2 पैरामीटर आएंगे n1 एंड n2 के अंदर, जब आप फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी फंक्शन के अंदर। तो आप यहाँ पर जैसे इन 2 वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 के अंदर जो 2 वैल्यूज आएगी, आप उनके साथ क्या करना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पर कह दिया कि मैं n1 प्लस n2 करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, n1 और n2 का एडिशन प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर या फिर आप एक काम करो, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, जैसे मान लो आपने एक फन नाम का फंक्शन डिफाइन किया जिसमें 2 पैरामीटर्स लिए और आपने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया, या आपने सपोज करो अब एक थर्ड वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल ले लिया n3 और n1 प्लस n2 इसमें करवा लिया, है ना। n3 एक थर्ड वेरिएबल लिया इस फंक्शन के अंदर, फन नाम के फंक्शन के अंदर, और आपने क्या किया, इन दोनों का जो एडिशन है, पैरामीटर के अंदर जो वैल्यूज आएगी n1 एंड n2 के अंदर, उनका जो एडिशन है वो आपने किसमें स्टोर करवा लिया, n3। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, रिटर्न आपने यूज किया और यहाँ पर इस बार आपने किसको रिटर्न करवा दिया, n3 को रिटर्न करवा दिया। इसका मतलब इस बार आपने रिटर्न के साथ क्या ले रखा है, यहाँ पर कोई वैल्यू भी ले रखी है। मतलब रिटर्न स्टेटमेंट जो है, देखो क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट का मेन काम क्या है, मैं कल आपको बता चुका हूँ कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जब आप फंक्शन के अंत में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हो तो ये रिटर्न स्टेटमेंट वापस आपको कहाँ ले जाता है, कॉलिंग स्टेटमेंट पर ले जाता है। जैसे आपने फंक्शन को कॉल किया, आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ गए, आपके फंक्शन के अंदर का लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया, लास्ट में क्या है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब ये आपको वापस भेजेगा कहाँ पर, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा फन नाम का फंक्शन, तो ये वापस आपको भेजेगा कहाँ पर, जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था, और वहां पर ये क्या लेकर जाएगा, n3 की वैल्यू लेकर जाएगा। सपोज करो कि मैंने इसको सेव कर दिया, मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, वहाँ सेल प्रॉम्प्ट में वहां पर फंक्शन को कॉल करूंगा। ये 2 पैरामीटर्स है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया, ये आपका फंक्शन वाला जो प्रोग्राम है फंक्शन डॉट पी वाई एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूंगा फन, यहाँ पर मैंने कह दिया 10, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर n1 और n2 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लॉक में, तो यहाँ पर 10 n1 में चला जाएगा और 20 n2 में चला जाएगा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन को कॉल करते ही क्या होगा, ये फन के अंदर n1 में तो 10 चला जाएगा, n2 में 20 चला जाएगा, n1 प्लस n2 10 प्लस 20 30 n3 में जाएगा। इसका मतलब ये आपको क्या देगा, n3 देगा, ठीक है, ये आपको क्या देगा, n3 देगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, देखो अभी आप जैसे कॉल करते हो तो ये आपको क्या दे रहा है, n3 की वैल्यू दे रहा है, 30 आ चुकी क्या आ चुकी है आपके पास, अरे राहुल चले ऑनलाइन। हाँ, तो आप देख रहे हो कि आपने फंक्शन जो है इस तरीके से रिटर्न करवाया। आप चाहते तो यहाँ पर भी फंक्शन को कॉल कर सकते थे। सपोज करो कि आपने इस बार फंक्शन को यहीं पर कॉल किया फन, और यहाँ पर वैल्यू डाल दी आपने 20, 30, ठीक है।
20,30। कंट्रोल एस आपने सेव किया, फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया। इस बार आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि देखो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, तो आपने वैल्यू पास कर दी 20 एंड 30। 20 एंड 30 तो 20 n1 में चली गई, 30 n2 के अंदर चली गई, 20 प्लस 30 50 हो गया, 50 n3 में चला गया। अब ये रिटर्न कर रहा है n3, लेकिन आपने जब फंक्शन को कॉल किया तो जब ये फंक्शन आपके पास वापस वैल्यू लेकर आएगा, किसकी? n3 की वैल्यू लेकर आएगा, और n3 की वैल्यू इस केस में क्या होगी? 50 होगी। तो इस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए आपको एक अदर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे आपने ले लिया n4। अब आपने यहाँ पर जो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा? n3 की वैल्यू। n3 की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। 20 प्लस 30 50 रिटर्न करेगा, वो n1 n4 में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो, मैसेज के साथ प्रिंट करवाना है। द सम ऑफ टू नंबर्स, जैसे सपोज करो ये आपने मैसेज दे दिया, आप इसके साथ वैल्यू अटैच कर दिया, तो कोमा लगा दो और n4 की वैल्यू प्रिंट कर दो। कंट्रोल एस किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया। आप देख रहे हो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स। अब देखो आपको मैंने बताया था कि आप जो है, जैसे ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ आप अटैच करना चाहते हो किसी वेरिएबल की वैल्यू को, तो आप स्ट्रिंग के साथ अटैच करने के लिए वैसे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगाते हैं, लेकिन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर डायरेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि एक ये दोनों अनमैचिंग वैल्यू है, एक स्ट्रिंग है और एक क्या है? आपकी इंटीजर वैल्यू है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर को हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके अटैच नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू वांट टू अटैच टू स्ट्रिंग वैल्यूज देन यू कैन यूज प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। बट इन केस ऑफ अनमैचिंग वैल्यूज, जैसे कि आपका ये द सम ऑफ टू नंबर्स, ये स्ट्रिंग वैल्यूज है और n4 एक इंटीजर वैल्यू है जिसमें 50 है, तो आप प्लस का यूज नहीं कर सकते। तब उस केस में आपको अटैच करने के लिए कोमा ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने कोमा का यूज किया और इसको प्रिंट करवा दिया। फन जो है वो 50 लेकर आया, n4 में स्टोर करवा लिया, और फिर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो मैसेज के साथ द सम ऑफ टू नंबर्स है ना, n4 की वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप फंक्शन का यूज कर सकते हो, और आप देख रहे हो कि इसमें आपका रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या हम कीबोर्ड से वैल्यू ले सकते हैं? बिल्कुल आप कीबोर्ड से वैल्यू ले सकते हो। जैसे ये आपका फंक्शन बना, आपने कीबोर्ड से वैल्यू ले ली, सपोज करो आप कीबोर्ड से वैल्यू लेते हो, तो आपने फर्स्ट वैल्यू स्टोर करवाई, जैसे आपने लिखा रो अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है, आपने लिख दिया एंटर फर्स्ट पैरामीटर या एंटर फर्स्ट नंबर। आपने फर्स्ट नंबर एंटर किया, वो किस में स्टोर हो गया? ए में स्टोर हो गया, ठीक है। और आपने दूसरा नंबर लिया जो आप बी के अंदर स्टोर करवा लोगे, आपने वापस लिखा रो अंडरस्कोर इनपुट। आपने यहाँ पर लिखा एंटर सेकंड नंबर, मैसेज दिया एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ये मैसेज दिया आपने जो बी के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब आपको मैसेज मिलेगा एंटर फर्स्ट नंबर और आप जो वैल्यू एंटर करोगे, तो ये मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी के अंदर जो आप इंटीजर या फ्लोट वैल्यू स्टोर करवा रहे हो वो किस फॉर्मेट में होगी? स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। इसलिए आप क्या करोगे कि अब देखो स्ट्रिंग को तो जब आप यहाँ पर प्लस लगाओगे तो ये तो फिर मान लो पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग ये तो अटैच हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पर पहला नंबर एंटर किया 20, दूसरा नंबर एंटर किया 30, तो 20 में ए में गया और 30 किस में गया? बी में गया, है ना। 20 किस में गया? ए में गया। एक मिनट गेट बंद कर देता। हाँ, हमें ये कह रहा था कि 20 तो ए में गया और 30 किस में गया? बी में गया। लेकिन ये तो क्या होगा, 20 और 30 दोनों सिंगल कोट या डबल कोट में होंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगे। तो जब आप यहाँ पर ए और बी पास करोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मैंने यहाँ पर ए और बी पास कर दिया। क्या पास किया? ए और बी पास कर दिया। अब देखो जब फंक्शन कॉल होगा ए और बी लेकर जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस इसको एग्जीक्यूट ही करवाते हैं, चेक करते हैं। अब देखो एंटर फर्स्ट नंबर, या आपसे रो अंडरस्कोर एंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है। मैंने कहा यहाँ पर 20,
तो आप देखोगे ए के अंदर क्या चला गया 20, लेकिन ये किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। इसका मतलब 20 तो डबल कोट या सिंगल कोट में हो गया। अच्छा, ए में चली गई वैल्यू, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। एंटर सेकंड नंबर मैंने कहा यहाँ पर 40, तो ये बी में चली गई। तो आप देख रहे हो कि जब आप फन को कॉल करोगे, आप आउटपुट देख रहे हो किस तरीके का आउटपुट आपको मिल रहा है। जब आप फन को कॉल करोगे तो ए की वैल्यू कोमा बी की वैल्यू, ए में आपके 20 है, बी में क्या है 40 है। तो यहाँ पर N1 और N2 के अंदर जो वैल्यू गई है वो आपको देखोगे कि N1 इस तरीके से वैल्यूज आएगी। N1 के अंदर क्या गई आपके, ये इस तरीके से 20 गया, और N2 के अंदर क्या गया, इस तरीके से आपका 40 गया। मतलब आपने तो इंटीजर वैल्यू एंट्री की है। इसका मतलब N1 और N2 यहाँ पर जो है वो वैल्यू स्टोर करेंगे, वो दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। इसका मतलब N1 के अंदर भी डबल कोट वाली वैल्यू, इसके अंदर भी डबल कोट वाली वैल्यू। इसका मतलब जब N1 प्लस N2 करोगे तो N1 भी स्ट्रिंग वैल्यू है, N2 की स्ट्रिंग वैल्यू है, दोनों के बीच में प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगाए तो ये 20 और 40 दोनों को क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा, अटैच करेगा। 20 40 होगा, 20 40 किस में चला जाएगा, N3 में। तो N3 भी क्या एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा, और N3 के अंदर 20 40 चला गया। अब रिटर्न करेगा ये N3, मतलब 20 40 जहां पर भी ये फंक्शन कॉल होगा वापस कहां पर पहुंचेगा, ये रिटर्न आपको पहुंचाएगा जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ पर ये N3 की वैल्यू लेकर आया 20 40, जो हमने किसके अंदर स्टोर करवा ली, N4। तो N4 भी क्या बन गया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया, 20 40 इसमें स्टोर होगी। तो आपको आउटपुट मिलेगा द सम ऑफ टू नंबर्स 20 40। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 20 40 मिल रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप दो नंबर पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हो, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यूज पर जब भी आप कोई कैलकुलेशन करना चाहो तो सबसे पहले आप उसको, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, पहले आप इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर दोगे। तो आप एक काम करो, इसको फ्लोट में ही कन्वर्ट कर दो कि भाई भी अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या करो, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करो। अब फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया फ्लोट फंक्शन का यूज करोगे। ये पूरा का पूरा मैटर किस में डालो, फ्लोट में। इसका मतलब आपको मैसेज मिलेगा एंटर फर्स्ट नंबर, जो आप नंबर एंटर करोगे, रो अंडरस्कोर इनपुट नाम का मेथड, जो नंबर आप एंटर करोगे, ठीक है। रो अंडरस्कोर इनपुट किस काम आता है, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। तो जो भी नंबर एंटर करोगे तो फ्लोट फंक्शन उसको क्या करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब डबल कोट या सिंगल कोट हटा देगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं जो नंबर आप एंटर करोगे उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको एज ए पैरामीटर ले लेते हैं पूरी। तो अब इस बार क्या होगा, ए और बी की वैल्यू जो एंटर की जाएगी वो फ्लोट फॉर्मेट में होगी। आपने 20 एंटर किया तो 20.0 लेगा, 40 एंटर किया तो 40.0 लेकर के बी में स्टोर करवाया जाएगा। ए और बी दोनों फ्लोट टाइप के हो गए। अब आप फन ए और बी, इस बार फ्लोट टाइप की ए और बी की वैल्यू N1 और N2 में स्टोर होगी, तो ये भी फ्लोट होंगे। N1 प्लस N2, इस बार दो फ्लोट वैल्यू जो वो ऐड हो जाएगी और N3 में चली जाएगी। इस बार जो रिटर्न होगी वो दोनों का एडिशन होगा, जो किस में स्टोर हो जाएगा, N4 में स्टोर हो जाएगा। कंट्रोल एस। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने कहा 20, एंटर सेकंड नंबर मैंने कहा 50। तो आप देख रहे हो द सम ऑफ टू नंबर 70.0, मतलब 20.0 पहले ए में स्टोर हुआ, 50.0 बी में स्टोर हुआ, फिर 20.0 50.0 के साथ आपका फन कॉल हुआ, तो 20.0 इसमें 50.0 इसमें स्टोर हुआ, 20.0 प्लस 50.0 70.0 N3 में गया। ये N3 को रिटर्न करेगा, रिटर्न वाली वैल्यू N4 में स्टोर हो जाएगी, 70.0 इसमें स्टोर हुआ, मैसेज मिल गया द सम ऑफ टू नंबर्स 70.0। इतना क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। महेश? सर जावा और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस कब लगेगी? आपकी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो 18 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट हो जाएगी तो आपको सारी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये तो था हमने, जैसे मतलब आपने आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स ले लिया और पैरामीटर को किस तरीके से हम रिटर्न करवा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपको जो है ना पाइथन के अंदर कई यूनिक चीजें मिलेगी फंक्शन के अंदर, जो अपने जैसे C++ में आपने फंक्शन पढ़ा है और आप पाइथन के अंदर भी फंक्शन पढ़ रहे हो, तो आपको इसके अंदर जो है ना कई यूनिक चीजें मिलने वाली है।
तो यहाँ पर मैं अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की बात करूंगा, ठीक है। किसकी बात करूंगा मैं? फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की बात करूंगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम किसकी बात करेंगे अब? फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे। अब हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। तो हम पाइथन के अंदर जब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे, फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो हम इसको जो है हम 4 टाइप्स के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो आप कि वी कैन यूज 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ठीक है। वी कैन यूज 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन, ठीक है, इन पाइथन फंक्शन, ठीक है। तो आप 4 टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से यूज कर सकते हो? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो है आपका रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कौन सा आर्ग्यूमेंट होगा? रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सेकंड टाइप के आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो होगा अपना कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। थर्ड टाइप्स की अगर आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो वो है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। एंड फोर्थ कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है आपका वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने पाइथन के अंदर जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है जो फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की बात करें, सबसे पहले हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें, तो आप देखोगे कि भी रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि आप जब फंक्शन को कॉल करोगे, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको उतने ही आर्ग्यूमेंट उसी ऑर्डर में पास करने होंगे जिस ऑर्डर में आपने, मतलब आपको उतने ही आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे जितने आपने फंक्शन डेफिनेशन में ले रखे हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो we need to pass same number of arguments at the time of function calling, if we use at the time of function definition। यहाँ पर मैंने लिखा है, अरे अपना ऑडियो म्यूट करें आप। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि आप जब फंक्शन को कॉल करोगे, तो आपको उतने ही आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे जितने आर्ग्यूमेंट आपने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त दे रखे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैंने जो फन नाम का जो फंक्शन बना रखा था, आप देख रहे हो कि देखो मैं जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो कितने आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं? यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं मैं 2 आर्ग्यूमेंट? मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त कितने आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं? 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। अगर मान लो मैं इस फंक्शन को कॉल करने के लिए 1 आर्ग्यूमेंट देता तो ये एरर देता, कंपाइल टाइम एरर मिलती, सॉरी कंपाइल होता नहीं, इंटरप्रेटर होता है, मतलब आपको तुरंत एरर मिल जाती इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड कितने आर्ग्यूमेंट की है? 2 आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तभी आपका ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन डॉट पी में जो फंक्शन डिफाइन किया था फन नाम का, उसके अंदर कितने पैरामीटर लिए थे? 2 पैरामीटर्स लिए थे। तो इसीलिए जब फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको कितने आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? 2 आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये बात समझ में आई आपके? यस और नो? यस सर। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट क्लियर है ना कि भाई आपको फंक्शन को कॉल करते वक्त उतने ही आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे जितने आपने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त दे रखे हैं। जैसे कि आपने फन में n1, n2 2
आर्ग्यूमेंट्स ले रखे थे, तो फंक्शन को जब कॉल करोगे तब भी आपको 2 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक आर्ग्यूमेंट देकर अगर आप फंक्शन को कॉल करोगे तो एरर आएगी। ये तो है आपका रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की बात। समझ में आई कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लो यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि जैसे मान लो सपोज करो आपने फन लिया और फन के अंदर अभी आपने लिया था n1 n2, ठीक है, और यहाँ पर मान लो आप प्रिंट करवा रहे हो n1 प्लस n2, ठीक है, इन दोनों का सम प्रिंट करवा रहे हो। अब आप इस फन को कॉल करते हो, आप इस सॉरी रिटर्न लिख दोगे, लास्ट में क्या लिखोगे, रिटर्न। अब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो। अब आपको कॉल करते वक्त 2 पैरामीटर देने थे और आपने सिर्फ 1 पैरामीटर दिए, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, मान लो ये फंक्शन डॉट पी वाई सेव हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। और वो एरर क्या मिल रही है कि आपने यहाँ पर देखो फन 10 दिया है, तो ये कह रहा है कि फन टेक्स एग्जैक्टली 2 आर्ग्यूमेंट्स 1 गिवन। ये कह रहा है कि फन को कितने चाहिए, 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, और आपने कितने आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, 1 दे रखा है। तो ये है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। आपको इतने आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको उतने ही देने पड़ेंगे। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। अब हम दूसरा आर्ग्यूमेंट देखते हैं और वो है अपना कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कौन सा आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, है ना, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त आपने जो कीवर्ड दे रखा है ना, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो आपने कीवर्ड दे रखा है वही कीवर्ड आप फंक्शन को कॉल करते वक्त दोगे तो आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। भाई कहने का मतलब है कि इसमें आपको ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पर सिंपली ये लिख सकते हो, इन दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, इन दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, या आप ये लिख दो, इन पाइथन वी कैन यूज we can call the function by using the keyword which are given at the time of function definition. Function definition. We don't require don't required to follow order in which order, ठीक है, we don't require to follow order। शायद ये बात आपके ज्यादा समझ में नहीं आई होगी। इसको समझने के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो क्या है, मैंने जो कीवर्ड आर्गुमेंट बताया है वो क्या है। जैसे सपोज करो मैंने फन नाम का एक फंक्शन बनाया और इसमें देखो एक पैरामीटर दे दिया str। ध्यान से देखिएगा, एक फन नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने पैरामीटर दिया है str। ओके, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं यहां पर प्रिंट करवा देता हूं किसको, str को, और यहां पर मैंने लिख दिया रिटर्न। फंक्शन कंप्लीट है, मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस। एक फन नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने पैरामीटर में एक कीवर्ड दिया है str। कीवर्ड का मतलब है कि आप अपनी तरफ से, यहाँ पर कीवर्ड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अपनी तरफ से आप कोई नाम दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फंक्शन के अंदर क्या लिया, str लिया और उस str को प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। अब देखो आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फंक्शन को कॉल करते वक्त आपने इस कीवर्ड की वैल्यू डिफाइन की, str इज इक्वल टू आपने लिख दिया दिस इज माई स्ट्रिंग। आप देख रहे हो कि आपने यहां पर जब फंक्शन को कॉल किया ना तो एक कीवर्ड यूज किया है str और इस str की वैल्यू डिफाइन की है दिस इज माई स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा है, एक पैरामीटर के साथ कॉल हो रहा है और उस पैरामीटर में आपने एक कीवर्ड यूज किया है str और उसकी वैल्यू डिफाइन की है दिस इज माई स्ट्रिंग। इसका मतलब इस कीवर्ड के साथ फंक्शन कॉल होगा
ये str जो आपने यहाँ पर ले रखा है इसके अंदर ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी, ठीक है। str के अंदर वैल्यू कॉपी क्यों होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जो फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो मैंने जितने भी पैरामीटर दे रखे हैं उसमें से str नाम के पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू चली जाए। तो str नाम का आपने यहाँ पर एक ही पैरामीटर ले रखा है, तो str के अंदर वैल्यू चली जाएगी दिस इज माय स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम str को प्रिंट करवा रहे हैं तो str प्रिंट कंट्रोल एस, मैं इसको प्रिंट हो गया दिस इज माय स्ट्रिंग। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर इस बार दो पैरामीटर लिए str1 str2, str1 str2। तो अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल किया str1 के साथ, ठीक है, str1 str2। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, इस बार फंक्शन को कॉल किया दोबारा से, ठीक है। दोबारा से कॉल जो है वो मैं इस तरीके से इसको करता हूं, जैसे यहाँ पर सपोज करो मैंने ये str1 ले लिया और str2 ले लिया। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा str1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये दिया, और फिर मैंने यहाँ पर str1 की वैल्यू, फिर मैंने लिया प्रिंट str2 इक्वल टू, और कोमा लगा कर लिख दिया str2 की। तो str1 इज इक्वल टू str1 की वैल्यू, str2 इज इक्वल टू str2 की वैल्यू। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो पैरामीटर ले रखे हैं, तो यहाँ पर देखो मैंने फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते वक्त ये जो है मैं दोनों पैरामीटर यहाँ पर देने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल करते वक्त लिख दिया str1 इज इक्वल टू दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। और फिर मैंने कोमा लगा करके लिख दिया str2 इज इक्वल टू दिस इज माई सेकंड स्ट्रिंग। यहां पर देख रहे हो कि मैंने दो फंक्शन को कॉल करते वक्त कितने कीवर्ड दिए, दो कीवर्ड यूज किए। एक तो str1 जिसकी वैल्यू मैंने ये दे रखी है, मतलब की वैल्यू पेयर दे दी है मैंने, ये की दे दी और इसकी वैल्यू ये है, और ये की दे दी इसकी वैल्यू ये है। इसका मतलब जब आप फंक्शन को कॉल करो, अब आप पहले भी दे सकते थे, देखो str2 को पहले दे देते, जैसे मान लो सपोज ऑर्डर का कोई जरूरी नहीं है, सेकंड स्ट्रिंग, और str1 बाद में दे दिया आपने, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। इस बार आपने देखो दो कीवर्ड यूज किए कि str2 के अंदर ऑर्डर देखो यहाँ पर क्या है, पहले str1 है और बाद में str2 है। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त पहले str1 है और बाद में str2 है, लेकिन फंक्शन को कॉल करते वक्त आपने दोनों कीवर्ड यूज किए कि str2 की के अंदर तो ये वैल्यू, str1 की के अंदर ये वैल्यू है। अब आपने चाहे आगे पीछे कैसे भी, आपने हजारों पे सैकड़ों पैरामीटर यूज कर रखे हैं सपोज करो, तो आप जो की दे रखी है, आपने जो कीवर्ड यूज किया ना, उस कीवर्ड के अंदर ही वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो कॉपी होगी। जैसे str2 के अंदर क्या कॉपी होगी, दिस इज माय स्ट्रिंग। अब देखो दिस इज सेकंड स्ट्रिंग, तो str2 यहाँ पर है तो इसके अंदर तो क्या कॉपी हो जाएगा, दिस इज सेकंड स्ट्रिंग। और str1 आपने बाद में लिया तो str1 के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग। तो इसके अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग। यहाँ पर ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, str1 इज इक्वल टू str1 की वैल्यू, तो आपको आउटपुट मिलेगा str1 इज इक्वल टू दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, str2 इज इक्वल टू दिस इज माय सेकंड स्ट्रिंग। कंट्रोल एस, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट करवाया। आप देखो यहाँ पर दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज माय सेकंड स्ट्रिंग। ये क्लियर आपके, यस और नो? बोलो यस और नो, क्लियर है? हाँ सर। सर हाँ, तो ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, ये था आपका जो सेकंड कैटेगरी है आर्गुमेंट की, फंक्शन आर्गुमेंट की, कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट में आप फंक्शन को कॉल करते वक्त है ना, जो की दोगे ना, उस की के अंदर ही आपके पैरामीटर में वैल्यू स्टोर होगी। ऑर्डर आप कैसे भी आगे पीछे दे सकते हो, है ना। इससे पहले कि अब मैं आपका जो तीसरा आर्गुमेंट दिया है वो क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपने C++ में भी देखा होगा। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट होगी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, सेकंड क्या हो गई आपकी
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टाइप किया था मैंने, कहां चला गया। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जो अभी हम क्लियर कर चुके हैं। और थर्ड है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में आप ये कहोगे कि आप कोई आर्ग्यूमेंट दोगे, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त आर्ग्यूमेंट जो दोगे उस आर्ग्यूमेंट में किसी एक आर्ग्यूमेंट में आप वैल्यू दे दो, ठीक है। उस एक आर्ग्यूमेंट में क्या दे दो, आप वैल्यू दे दो। अगर आप उस आर्ग्यूमेंट को फंक्शन को कॉल करते वक्त यूज नहीं करते हो तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट यूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप ये कह सकते हो कि आप फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट दोगे उसमें से अगर आप किसी एक आर्ग्यूमेंट को वैल्यू दे देते हो, ठीक है, व्हेन वी गिव वैल्यू टू एनी आर्ग्यूमेंट at the time of function definition, then this value by default used if we not give that argument at the time of function call। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त आर्ग्यूमेंट्स दिए, सपोज करो आपने दो आर्ग्यूमेंट दिए। अब एक आर्ग्यूमेंट में तो आपने ले लिया सपोज करो नेम, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त आपने दो आर्ग्यूमेंट लिए, एक तो लिया नेम और कॉमा लगा करके दूसरा ले लिया एज इज इक्वल टू सपोज करो 50। अब आप जब फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है, सपोज करो फंक्शन का नाम है फन, भाई आपने इस तरीके से बनाया फन और आपने एक तो ले लिया नेम और एक ले लिया एज इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब आप मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिख दिया। अब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे और फंक्शन को कॉल करते वक्त आपने सिर्फ क्या दे दिया, यहाँ पर नेम दे दिया हेलो और सिर्फ इतना ही दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेम के अंदर तो हेलो चला गया और एज बाय डिफॉल्ट यूज हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप नेम और एज प्रिंट करोगे तो एज तो 50 प्रिंट हो जाएगी और नेम आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी तो अपने पास टाइम फिनिश हो गया है, कल जो है हम इसका डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।